हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे एक न्यूमेरिकल रिलेटिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कितनी यूनिट्स बेचनी है इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या फिर जो है सेल्स वैल्यू कितनी चाहिए अगर हमने जो है वो प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे 10% अर्न करना है, या अपने ब्रेक इवन पॉइंट को इस रेट पर इस इतनी यूनिट्स पर लेके आना, तो उसके लिए कितना सेलिंग प्राइस रहेगा। तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल है जिसमें सभी चीज़ें लगभग हमने कैलकुलेट करनी है। तो वो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ए कंपनी हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 4,40,000 पर एनम। 4,40,000 पर एनम की उनकी कैपेसिटी है, इतनी यूनिट्स जो है वो पर एनम बना सकती हैं। बट जो नॉर्मल कैपेसिटी इज रिगार्डेड एज 3,60,000 यूनिट्स इन अ ईयर। तो यानी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 4,40,000 है, बट जो मैक्सिमम जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, ज़्यादा जो कैलकुलेशंस के लिए हमने यूज़ करना होता है वो हम नॉर्मल कैपेसिटी को यूज़ करते हैं। कि अगर हमने जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करनी है कि एक सर्टेन लेवल पे, तो हम नॉर्मल कैपेसिटी के लेवल पर जो है उसको फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी लेवल कितना है। तो यहाँ पर हमें जो है वो दो दिए हुए हैं, एक मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल और नॉर्मल कैपेसिटी लेवल। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी, नॉर्मल वाली या फिर जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी की। बट ज़्यादातर हम क्या है, जब कैलकुलेशंस करते हैं तो नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर जो है वो उनकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। Then variable manufacturing cost including material and labor is rupees 2.20। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में बता दिया आपको कि वो 2.20 है, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इज रुपीज 1,08,000। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 1,08,000 रुपए के हैं साल के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज फिक्स्ड ऑफ ए फिक्स्ड नेचर इज 50,400 पर एनम। की जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स्ड कॉस्ट है वो 50,400 पर एनम की है। एंड वेरिएबल रुपीज 0.60 पर यूनिट, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें वो उसका हिस्सा जो है वो 0.60 पर यूनिट के हिसाब से। एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 4 पर यूनिट, और आपको जो है ये सब इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सेलिंग प्राइस भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है हमारे पास, और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो है वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो फिक्स्ड वाले अलग दिए हैं, वेरिएबल वाला पार्ट अलग दिया हुआ है। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में हमें यहाँ पर दी हुई है। और सेलिंग प्राइस के बारे में बताया हुआ है कि 4 पर यूनिट के हिसाब से जो है वो सेलिंग प्राइस है आपका। और आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा करना है पीवी रेशो, और फिर उसके साथ ही जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी जो है वो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने कैलकुलेट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। देन नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12,000 इन अ ईयर। की अगर कंपनी को जो है वो 12,000 पर एनम जो है वो 12,000 रुपीज पर एनम का प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल करनी पड़ेगी, एक ये कैलकुलेट करना है। देन सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। की अगर हमें सेल्स पे 10% प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो है वो कितनी सेल करनी पड़ेगी, कितनी वैल्यू की सेल हमें करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो है प्रॉफिट सेल्स का 10% हो, तो वो सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग डाउन ब्रेक इवन पॉइंट टू 1,20,000 यूनिट्स। की अगर हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट को जितना भी अभी आएगा हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो उस ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हम 1,20,000 तक रिड्यूस करना चाहते हैं, कम लाना चाहते हैं कि 1,20,000 में ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो जाए, तो हमें जो है वो अपनी यूनिट्स को किस प्राइस पर बेचना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब इसके लिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो पहले जो है हमारे को कहा गया है ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हम यही चीजें जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब इन चीजों को कैलकुलेट करने से पहले हम एक स्टेटमेंट, जैसे आपको बताया कि आपका हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो एक मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली इसकी एक स्टेटमेंट, रफ स्टेटमेंट बना लेते हैं कि जिसमें हमारे पास जो है पता चल जाए कि हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बनती है, और सेलिंग प्राइस कितना है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट टाइप की बना लेते हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हम बनाएंगे इसी को हमने आगे यूज करना होता है, हमें बार बार चाहिए होता है। तो एक स्टेटमेंट टाइप की हमने बना ली कि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 4 रुपीज़ का, वो हमने जो है यहाँ से ले लिया, सेलिंग प्राइस है वो 4 रुपीज़ का है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी हमने, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो वेरिएबल जो है यहाँ पे हमारे को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई थी 2.20, वो हमने लेनी है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो 0.60 पर यूनिट के हिसाब से, तो पर यूनिट के हिसाब से तो हमने यहाँ पे भी जो है उसको पर यूनिट के अकॉर्डिंगली ले लिया, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट ले लिया, और वेरिएबल जो कॉस्ट थी मैन्युफैक्चरिंग की, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमने ले ली। तो टोटल कुल मिला के जो है वो 2.20 और 0.60 कुल मिला के हो गया आपका 2.80। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना है। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो अब ये सेलिंग प्राइस हमने पर यूनिट लिया हुआ है,
और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट ली, तो अब जो कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी ऑल्सो ऑफ पर यूनिट, की वो भी पर यूनिट का ही आएगा, और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 1.20। साथ ही कैलकुलेशन कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। एज सच तो वैसे दी हुई है क्लियर, बट इस स्टेटमेंट को बनाने से क्या है कि हमारे को आसानी होती है, क्वेश्चन में गलती नहीं होती, बार बार जो है हमें चेक नहीं करना पड़ता क्वेश्चन को, और यहीं से जो है हम यूज कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, तो बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, तो एक स्टेटमेंट आप पहले से बना लें। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट में हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,08,000, वो 1,08,000 के जो है वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने ले लिए। देन फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और ये फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो है वो 50,400। तो एक्सपेंसेस की फॉर्म में हमें यही दिया हुआ था, वेरिएबल में 2.20 और 0.60 ये वेरिएबल में हमने काउंट कर लिए, और फिक्स्ड में जो है वो 1,08,000 और 50,400 ये दोनों चीजें दी हुई थी, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 4 रुपीज का दिया हुआ था। तो ये हमने इसके अकॉर्डिंगली एक स्टेटमेंट बना ली, जिससे हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया पर यूनिट का, पर यूनिट जो है वेरिएबल कॉस्ट आ गई, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया, एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज 1,58,400, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हमने जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, या इतना देखना है कि इतने प्रॉफिट के लिए कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी, तो सब चीज़ों के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल ली और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, पहले आपने एक स्टेटमेंट बना ली। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, पीवी रेशियो निकालनी है, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो अब इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, और ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आप यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे कुछ नहीं कहा गया कि आप जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में बताएं, रुपीज़ में बताएं। तो जो आपके जो आप निकालना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी और रुपीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इजीली हमारे पास जो है वो पर यूनिट के हिसाब से अवेलेबल है, तो हम जो है वो यूनिट्स के फॉर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट्स में हमने निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट आता है इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने अब यहाँ पर निकाली थी 1,58,400। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देखा था कि क्वेश्चन हमने कैसे निकाली है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई हमारे पास 1,58,400, एंड कंट्रीब्यूशन जो है वो 1.20। तो यानी कि इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है। तो 1,58,400 को आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.20 से डिवाइड किया, आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 1,32,000 पर यूनिट्स। तो हमारा जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 1,32,000 यूनिट्स का आ गया। इस तरह से हम ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन पीवी रेशो भी हमें कैलकुलेट करनी थी। फर्स्ट पॉइंट का ही जो है हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी थी। फर्स्ट पॉइंट में एक ब्रेक इवन पॉइंट था, एक पीवी रेशो थी, और तीसरा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना था। तो पीवी रेशो कैलकुलेट करनी है। पीवी रेशो के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है पर यूनिट के हिसाब से, तो हम पर यूनिट के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 1.20 है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 4 रुपीज है। तो यानी कि 1.20 डिवाइडेड बाय 4.00 यानी कि 4 रुपीज, 1.2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड दैट इज इक्वल टू 30%, यानी कि पीवी रेशो जो है वो 30% आ गई। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो अगर आप टोटल लेते हैं तो सेल्स भी टोटल अमाउंट की आएगी, और इन केस की हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो पर यूनिट में अवेलेबल थी तो हम पर यूनिट के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। बट ध्यान यही रखना है कि हमने दोनों चीजें, अगर पर यूनिट की बात की जा रही है तो दोनों चीजें पर यूनिट में लेनी है, यानी कि कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट लेना है और सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट ही लेना है। और अगर हम इसको जो है वो टोटल की अमाउंट में ले रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन भी टोटल आएगा एंड सेल्स भी जो है वो टोटल अमाउंट आएगी। बट यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो थी पर यूनिट के हिसाब से अवेलेबल थी इजीली, तो हमने जो है पर यूनिट के बेस पर पीवी रेशियो निकाल ली। तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, देन पीवी रेशियो आ गई। अब हमें निकालना है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए? सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल्स है वो अभी हमने किस में निकाली थी? नंबर ऑफ यूनिट्स में निकाली थी। तो या तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें किससे? सेलिंग प्राइस से, तो आपके पास जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट की जो है वो सेल्स आ जाएगी रुपीज में, यानी कि 1,32,000 को आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आपका जो है वो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो रुपीज में आ जाएगा। बट आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हमने रुपीज में निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, कि डायरेक्टली अगर हम रुपीज में निकालना चाहते हैं
तो फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड करना है। अदरवाइज यहाँ पर भी हम यूनिट्स को, जो जितनी यूनिट्स आई हैं उनको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सेल्स वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1,32,000 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 5,28,000 ही आएगा। बट अगर फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो उससे पता है आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमारा रुपीज में आ जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाली हुई थी 1,58,400 एंड पीवी रेशो अभी अभी कैलकुलेट किया है पीछे हमने, तो 30%, और 1,58,400 को जब हम 30% से डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट विल बी इक्वल टू 5,28,000। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया रुपीज में, सेल्स जो है वो रुपीज में आ गई। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो हमारा रुपीज में निकलता है, नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं निकालते नॉर्मली हम इसको, तो नॉर्मली हम जो है इसको रुपीज में निकालते हैं। तो जो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये दोनों चीजें हमने रुपीज में लेनी है। तो ये जो सेल्स की बात आ रही है, अब आप कहेंगे कि कौन सी सेल्स लेनी है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा था कि आपको कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी भी दी हुई है और नॉर्मल कैपेसिटी भी दी हुई है। तो मैंने जैसे कहा था कि ज्यादातर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इन कैलकुलेशंस में, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो जितने भी कैलकुलेशंस की जाते हैं नॉर्मली जो है हम उसकी नॉर्मल कैपेसिटी को यूज करते हैं, ज्यादातर जो है उसकी नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे निकाला जाता है। तो हम भी जो है अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे देख रहे हैं कि उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। तो नॉर्मल कैपेसिटी जो है उसकी 3,60,000 यूनिट्स की है और सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपीज पर यूनिट की जो है सेल्स एट नॉर्मल कैपेसिटी माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितनी सेल्स हमारी मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज्यादा सेल्स होती हैं, हमारी एक्चुअल सेल्स जितनी ज्यादा होती हैं ब्रेक इवन पॉइंट से, उतना ही वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। यानी कि सेल्स और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट जो उसका डिफरेंस है दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी पे जो सेल्स है 3,60,000 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 रुपीज जो है वो पर यूनिट जो है सेलिंग प्राइस है, माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, रुपीज में लेना है आपने, ये यूनिट्स वाला नहीं लेना। अगर आप यूनिट्स वाला लेंगे तो गलत होएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन की जाती है दैट इज ऑन रुपीज बेसिस की, रुपीज के बेसिस पे, यानी कि अमाउंट के बेस्ड पे जो है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आ गया 5,28,000 जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था रुपीज में, और 3,60,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 14,40,000 माइनस 5,28,000। तो इससे जो है आपके पास फाइनली आ जाएगा 9,12,000। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि अगर 9,12,000 रुपए से हमारी सेल कम भी हो जाती है, इतने रुपए की सेल हमारी कम भी होती है, तब भी जो है हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर रहेंगे। तो उसको बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, यानी कि कितना सेफ्टी मार्जिन है हमारे पास कि हमारी सेल इतने हद तक कम हो जाएगी तब भी जो है हमें कोई लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमने यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया था ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो है सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 इन अ ईयर, कि आपको जो है वो 12,000 रुपीज पर ईयर का प्रॉफिट चाहिए और उसके लिए जो है आपको कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 जो उसमें क्वेश्चन में कहा गया। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट उसको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगी। कि अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स की फॉर्म में आएगा, कि जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स में निकालना है तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारे पास 1,58,400 और प्रॉफिट जो कंपनी को रिक्वायर्ड है दैट इज 12,000, तो उसको हमने ऐड कर दिया। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको याद है कि हमने जो है वो 1.20 जो है वो कैलकुलेट किया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो 1.20, इस 1.20 से हमने इसको डिवाइड किया और ये जो टोटल आया आपका 1,70,400 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 1,42,000 यूनिट्स। तो ये यूनिट्स की फॉर्म में आया। इन केस की अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल्स वैल्यू की फॉर्म में बताओ, तो सेल्स वैल्यू की फॉर्म में बताना होता तो आप क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे इसमें किया था ब्रेक इवन पॉइंट में भी यही रहता है कि अगर आपने यूनिट्स की फॉर्म में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है, और अगर रुपीज की फॉर्म में निकालना है यानी कि अमाउंट की फॉर्म में निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप उसको फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं, और जब यूनिट्स में निकालना होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट को आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से जब रिक्वायर्ड सेल्स की बात आती है तो उस रिक्वायर्ड सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इन केस की आपको नंबर ऑफ यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। अगर आपको जो है वो रुपीज में कैलकुलेट करना होता तो आप इसको पीवी रेशियो से डिवाइड करते, तो फिर आपका आंसर रुपीज में आता, और जो आंसर आपका रुपीज में आ रहा है उसके आगे आपने रुपीज लिखना है, जो आपका यूनिट्स में आ रहा है उसके आगे आपने यूनिट्स लिखना है। तो ये हमारे पास जो है कैलकुलेट हो गया
क्योंकि फॉर्मूला हमें पता ही है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सभी वैल्यूज थी हमारे पास और उसको हमने पुट किया और आंसर हमारे पास आ गया। थर्ड जो हमें उसने कहा था निकालने के लिए, सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। यहाँ पे उसने जो है परसेंटेज बता दिया कि सेल्स का 10% आपको प्रॉफिट अर्न करना है। यहाँ पे जो था वो थोड़ा इजी था, उसमें क्या कहा गया था कि डायरेक्टली आपको अमाउंट दी गई थी, तो आप उस अमाउंट को डायरेक्टली ऐड कर सकते थे कि फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे हमारा जो है वो रिक्वायर्ड यूनिट्स की जो है वो सेल की कितनी यूनिट सेल करने पड़ेगी वो आ जाता है। पर यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे को जो है उसने अमाउंट नहीं बताई कि हम कितनी अमाउंट ऐड करें, फिक्स कॉस्ट में कितना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करें, और सेल्स भी हमें निकालनी है और प्रॉफिट के बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा, वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूला वही रहेगा कि जो हमने यहां पर यूज किया था कि अगर हमें जो है वो सेल्स वैल्यू निकालनी है कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर कोई सेल्स वैल्यू निकालनी होती है तो रिक्वायर्ड सेल्स क्या होती है, दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पर सेल्स वैल्यू की बात की गई है तो हमने पीवी रेशियो से डिवाइड किया, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स की बात की गई थी तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया था। ठीक है, तो याद रखना आपने कि अगर यूनिट्स में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया जाता है, और अगर सेल्स वैल्यू की फॉर्म में निकालना है तो आप उसको पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे। अब क्या है कि हमारे को ना तो सेल्स वैल्यू के बारे में पता है क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेट करनी है, और ना ही हमें डिजायर्ड प्रॉफिट के बारे में पता है कि यहाँ तो हमें पता था कि प्रॉफिट जो है वो 12,000 था तो हमने 12,000 ले लिया, बट यहाँ पर जो है वो डिजायर्ड प्रॉफिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो सेल्स का 10% है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है वो सेल्स वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि सेल्स वैल्यू इतनी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लिया कि हमारी जो रिक्वायर्ड सेल्स है दैट इज एस। हमने क्या मान लिया कि इतना प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स का प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो सेल हमें करनी पड़ेगी वो रिक्वायर्ड सेल्स जो है वो एस आ गई कि इतनी, हमने मान लिया कि इतनी सेल्स हमें करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड सेल्स के लिए हमने मान लिया कि वो एस आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है कि हमने कैलकुलेट की हुई थी 1,58,400, क्लियर, प्लस अब डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे अमाउंट नहीं है डिजायर्ड प्रॉफिट की, दैट इज 10% ऑफ सेल्स। तो सेल्स हमने कितनी मानी है एस, तो एस का 10% ऑफ सेल्स यानी कि एस मल्टीप्लाइड बाय 10%, एस का 10%, तो ये जो है हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया कि इस सेल का हमें क्या चाहिए था, 10% चाहिए था। तो यहाँ पे क्योंकि अमाउंट नहीं थी तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, एस मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये हमने कर दिया। और डिवाइड करना है किससे, पीवी रेशियो से, क्योंकि हमने जो है वो सेल्स रुपीज में निकालनी है, अमाउंट में निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो पीवी रेशियो से डिवाइड करना है। पीवी रेशियो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी, दैट वाज 30%। जो पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट करी थी, यहाँ पर देख रहे हैं आप, वो 30% है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी पीवी रेशियो को हमने यहाँ पर आगे इस्तेमाल करना है, इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो पीवी रेशियो हमने जो है वो 30% ले लिया। अब इसको जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल पॉइंट्स का मतलब कि अगर आप जो है वो 10% दैट मीन्स 0.1 हो गया, 0.1 हो गया, और 30% का मतलब हो गया 0.3। अगर आप जो है इन परसेंटेज को डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30% का मतलब होता है 0.30 एंड 10% का हो गया 0.10, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100, तो वो जो है 0.10, 30 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.30। तो अब क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एस की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है कि ये इक्वेशन जो बन गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइनली हमें एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने बताया कि 30% को आप 0.30 भी लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया कि इसको जो है वो 0.30 करके लिख लिया, तो ये हो गया 0.3s। 0.3s इज इक्वल टू 1,58,400 प्लस s का 10% कितना हो गया, 0.10s। ठीक है, 10% का मतलब 0.10, तो ये हो गया 0.10 और s से मल्टीप्लाई किया 0.10s। ठीक है, अब जैसे आप सॉल्व करते थे इक्वेशन, तो s वाली आइटम्स एक साइड, विदाउट s वाली एक साइड, तो ये 0.3s तो इसी साइड है, ये इधर यहाँ पे जो है वो 0.10s जो है वो प्लस का है, साइड चेंज की माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया आपका 1,58,400। डिफरेंस आ गया 0.3 और 0.1 का, 0.2 s रहेगा साथ में, इज इक्वल टू 1,58,400, और s की वैल्यू हमें निकालनी है। अब 0.2 आ गया, 0.2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेंगे डिवीजन में चला जाएगा, तो यानी कि 1,58,400 को आपने डिवाइड करना है 0.2 से, तो जब आप इसको 0.2 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू ₹7,92,000। तो ये आपके पास जो है वो आ गया कि अगर आप जो है वो 7,92,000 रुपीज की सेल्स कंपनी करती है तो उस केस में कंपनी को जो है वो इसका 10% यानी कि 79,200 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो कंपनी को मिल जाएगा। क्लियर, तो यहां पर ये आपने ध्यान रखना है कि इन केस की हमें जो है वो कहा गया है कि परसेंटेज ऑफ सेल्स की अकॉर्डिंगली प्रॉफिट
निकालना है हमने कि उस प्रॉफिट पे कितनी सेल्स रिक्वायर्ड होगी, तो उसमें डायरेक्टली हम डिजायर्ड प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फिर इसकी परसेंटेज अज्यूम करके निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट है ना ही रिक्वायर्ड सेल्स है। अदरवाइज अगर प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है डिजायर्ड प्रॉफिट के बारे में, तो हम उसको डायरेक्टली ऐड करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट फोर्थ पॉइंट था हमें कैलकुलेट करने के लिए, वो था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग डाउन ब्रेक इवन पॉइंट टू रुपीज 1,20,000 यूनिट्स, कि हमें क्या करना है कि सेलिंग प्राइस जो है उसको पर यूनिट को ब्रिंग नीचे लेके आना है, ब्रेक इवन पॉइंट को 1,20,000। तो अगर 1,20,000 पे हम सेलिंग प्राइस को लेके आते हैं, तो उसका जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट को 1,20,000 पे लेके आना, तो उसके लिए हमें कितना जो है सेलिंग प्राइस कितना चार्ज करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। दैट मींस कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, की जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल सेल्स के बराबर होती है। इतना तो आपको पता ही है ना कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा और टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल सेल्स के बराबर में होगी। तो यानी कि अगर हम जो है वो निकाल लें कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो है वो 1,20,000 पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू सेल्स प्राइस, की वही जो है उतनी ही सेल होगी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है कि कॉस्ट और टोटल सेल्स जो है वो दोनों बराबर होती हैं। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमें निकालना है ना, तो हमें सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1,20,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं 1,20,000 यूनिट्स की। तो इसमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दो ही पार्ट्स हैं। तो फिक्स जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके बारे में हमने कैलकुलेशन की थी कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है दैट इज 2.80। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, जितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आएंगी 2.80। एंड फिक्स्ड कॉस्ट का क्या है कि आप जो है वो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करो, ज्यादा प्रोड्यूस करो, बट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम ही रहती है। तो यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी 1,58,400 और वेरिएबल कॉस्ट है 2.80। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी कि वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1,20,000 इंटू 2.80। तो उससे आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो है वो 3,36,000 जब वेरिएबल कॉस्ट आ गई, अगर आप जो है वो 1,20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी 1,58,400 फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट दोनों का ऐड कर दिया, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड 4,94,400, यानी कि इतनी टोटल कॉस्ट आ गई। और हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है कि टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट जो है वो दोनों बराबर होती हैं, यानी कि सेल्स वैल्यू कितनी होगी हमारी 4,94,400, इतनी ही सेल्स वैल्यू होगी हमारी। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो इतनी यूनिट्स पे हमारा अगर ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो उसके लिए हमने सेलिंग प्राइस निकालना था पर यूनिट। तो हमने सेल्स वैल्यू निकाल ली है, वो सेल्स वैल्यू होनी चाहिए 4,94,400 की। तो टोटल सेल्स इतनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने इतनी बेचनी है, तो इतनी सेल्स वैल्यू को इतनी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। तो दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल सेल्स है हमारी 4,94,400 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी सेल करी हमने 1,20,000, उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 4.12। तो इस तरह से जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इन केस कि आपसे पूछा जाता है कि आपको जो है वो सेलिंग प्राइस कितना रिड्यूस करना पड़ेगा कि अगर आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट को कम पर लाना चाहते हैं। क्योंकि हमने जैसे पहले कैलकुलेशन की थी तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा जो है 1,32,000 यूनिट्स का था, और अब हम इसको कितने पे लाने चाह रहे हैं 1,20,000 यूनिट्स पे। तो हम उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो वो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा उसकी कैलकुलेशन हमने इस तरह से परफॉर्म करनी है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं डाउट है तो आप वीडियो को जो है वो रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।